चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में रहेंगे आलोक वत्स, इस वक्त नेता बीजेपी हमारे साथ में, जल्दी राहुल लाल भी हमारे साथ में होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आलोक वत्स जी, पिछली बार तो आंकड़ा 70 के पार था इन 93 सीटों पर। इस बार की अगर बात करते हैं तो क्या तस्वीर मानकर चल रहे हैं? एनडीए का कुनबा इस बार कितनी सीटें खाते में लिखेगा? देखिए मैडम, पिछली बार हम 71 सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। इस बार जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम 85 के पार जाएंगे। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिएगा, शाम के 6 बजे तक ये 74-75% के आसपास जाएगा। हाँ, एक जगह से जहां परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम हो रहा है वो महाराष्ट्र और वो दूसरा बिहार, यहाँ थोड़ी चिंतनीय। महाराष्ट्र में तो उतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन बिहार में कम वोटिंग परसेंटेज हमारे लिए चिंता के बात जरूर है कि वहां पर इतना कम परसेंटेज क्यों है। मुझे अभी भी उम्मीद है, मैं अभी भी अपील करूंगा हमारे वोटरों से कि कृपया घरों के बाहर निकले और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बचाएं, भारत की अस्मिता बचाएं। विश्व गुरु बनने की कवायद में जो भारत चल पड़ा है, ठीक है। और लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है वो अपने घरों से बाहर निकले, और खास तौर पर वो राज्य जहां पर अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है। राहुल लाल जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करते हुए यही सवाल, क्योंकि बीजेपी तो आश्वस्त है और आलोक जी कह रहे हैं कि इन 93 सीटों में से 85 सीटें आने वाली है। आपका अनुभव क्या कहता है, और वोटिंग परसेंटेज को लेकर के भी आपका कमेंट? देखिए, मैं इन 93 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी पिछले बार ही काफी ज्यादा जो है कि हाई पे चली, सबसे उच्चतम सीटों पर जा चुकी थी। अब बीजेपी का वहां से नीचे आने का समय है और विपक्षी गठबंधन के ऊपर आने का, और ये तमाम स्थितियां नजर आ रही हैं। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों में पिछले बार एक तरह से अगर देखें गठबंधन को, तो वो 2 सीटें ही लगभग आ रही थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदलते हुए दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की तरफ और टीम इंडिया लगभग 8 सीटों की तरफ उत्तर प्रदेश में आते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मामले पर अभी इन्होंने कहा कि नहीं, महाराष्ट्र में इन्होंने जिस तरह से वहां के 2 क्षेत्रीय दलों को तोड़फोड़ किया है, वहां पे जो है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप में इन्होंने एकनाथ शिंदे ग्रुप बनाया, उसके अतिरिक्त उसी तरह से जो है कि एनसीपी के भीतर तोड़ के जो है कि एनसीपी अजित पवार बनाया, और अजित पवार वाले को चुनाव आयोग के माध्यम से असली का मुहर भी लगा दिया। लेकिन देखिए परिस्थितियां कैसे हुई कि अजित पवार को बाध्य होना पड़ रहा था शरद पवार का फोटो लगाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को मना करना पड़ा कि आप शरद पवार के फोटो का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते हैं। तो वहां से भी जो लेकिन मैं 2 बात आपसे जानना चाहती हूँ, 2 बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक, रामगोपाल यादव का ये कहना बेकार है मंदिर, नक्शा ठीक नहीं। दूसरा, लालू यादव का ये कहना कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इन बयानों का असर क्या मान रहे हैं? आज तीसरा चरण है, वोटिंग है, ये पोलराइजेशन की कोशिश है, और इस पोलराइजेशन से क्या वाकई विपक्ष को फायदा होने वाला है? क्योंकि एक हकीकत यह है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे कोई भी सरकार नहीं बना सकता। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम वोट बैंक पे कोई भी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ये केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधने की नीति नहीं है। स्पष्ट चीजें ये यहाँ पे करनी है इसमें कि आखिर राम मंदिर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। आधे अधूरे मंदिर में इन्होंने जो है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी संचालित कर दिया आधे अधूरे मंदिर के बीच में। तो प्रधानमंत्री चाह रहे ये रहे, देखिए जनता तो सब समझती है, जनता जान रही है कि मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया, भारतीय जनता पार्टी को कोई श्रेय नहीं है, लेकिन बीजेपी श्रेय लेने के लिए प्रयास करती है। लेकिन लोगों की भावनाओं को आहत करने का खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। अगर कोई ये कहे कि राम मंदिर का नक्शा खराब है, बेकार है मंदिर, तो जरा सोचिए कि लोगों के ऊपर क्या असर जाएगा। और मुलायम सिंह यादव के नाम पर जो ठप्पा लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी के नाम पर जो ठप्पा लगा हुआ है, अगर उस ठप्पे के सहारे अगर ये पार्टीज अब भी अपनी राजनीतिक रोटियों को साधने की कोशिश करती हैं, तो क्या ये वाकई वो माहौल है जब उस लहजे से राजनीति चलेगी? ये मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश नहीं है, ये एक उसकी कोशिश है कि किस तरह से हड़बड़ाहट में भारतीय जनता पार्टी और जो ट्रस्ट है वो किस तरह से हड़बड़ाहट में गड़बड़ काम कर रही है, वो उसके तरफ ध्यान आकर्षण कराना है ये। और ये मुझे लग रहा है कि सही समय पर चला गया, सही दाव है ये। मैं इसको इसलिए सही मान रहा हूं कि आप ये बता दीजिए, हम लोग, मैं भी हिंदू हूं, आप लोग भी तमाम जो है कि हिंदू धर्म से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, क्या जिस तरह से जनवरी में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया और उसमें
तो शंकराचार्यों ने बिल्कुल खुली आपत्ति प्रकट की। दो लेकिन उसके शंकराचार्यों की बाद तो आपत्ति एक ने खुलकर तो प्रकट अपने नहीं। स्टैंड को ही बदल लिया। राहुल लाल जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आलोक वत्स जी, वो कह रहे कि चुनाव में और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है। क्यों? ये जितने कल्याणकारी कार्य हुए हैं वो क्या जनता को नहीं मालूम है? क्या 12.5 करोड़ शौचालय राहुल जी के पार्टी ने बनवा दिया था? क्या 4 करोड़ घर राहुल जी की पार्टी ने बनाया? 45 करोड़ लोगों का जनधन में खाता राहुल जी ने खुलवाया। 40 योजना भी करोड़। पहले से ही चल रहा था। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपकी बात राहुल लाल जी, सुन रहा ऐसे उनको था। बोलने दीजिए एक बार, वरना 40 खिचड़ी पकेगी। वैसे भी आप लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं तो बड़ी दिक्कत आती है फिर लोगों को समझने में। नहीं, 40 करोड़ लोगों को ये मेडिकल इंश्योरेंस इन्होंने दिया। 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन ये दे रहे हैं। भारत को 5वीं और 8वीं व्यवस्था में इन्होंने खड़ा किया, 3री में ले जाने की कवायद ये कर रहे हैं। इन्होंने घोटाले के अलावा क्या दिया? इनके कांग्रेस के जो इनके इंडी दल के प्रणेता हैं, उनके सारे बड़े नेता बेल पे हैं। लेकिन जिनको आप घोटालेबाज कहते हैं उन्हीं को तो आप अपनी पार्टी में ले लेकर आ रहे हैं। आलोक वत्स जी, आपने तो पूरी कांग्रेस खाली कर दी है करके इस तरीके से। जिनको आप करप्टेड कहते हैं वो आपकी पार्टी का हिस्सा हो रहे हैं धीरे धीरे। उसको फुल डिसिप्लिन में लेके ठीक कर रहे हैं। पार्टी में आके कोई घोटाले करने की उसको अनुमति नहीं मिलती है। आपकी पार्टी में आके पिछले पाप धुल गए क्या? यही तो आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। आपकी पार्टी पर यही तो आरोप लगाते हैं कि आपके पास में ऐसी वॉशिंग मशीन है कि सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा होगा तो उसको सजा मिलेगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम किसी का घोटाले वाले बाज का केस हम वापस नहीं किए हैं, वो यथावत बरकरार है। और अगर वो घोटालाबाज है तो घोटालेबाज का सजा उसको मिलेगा समय आने पर। राहुल लाल जी, घोटालेबाजों को सजा मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक सवाल ये, जो पार्टी सेंटिमेंट्स के हिसाब से नहीं चलती है, यानी आप तो जानते ही हैं जो हवा के रुख के साथ नहीं चलता वो उसका क्या हश्र होता है, फिर ये विपक्षी पार्टियां, जरा मुझे बताइए ये बयान सोची समझी रणनीति के हिस्से के तहत दे रही हैं या फिर ये गलती से मुंह से निकल रही हैं बातें? देखिए, आपके सवाल पर मैं जरूर उत्तर दूंगा, लेकिन अभी इन्होंने कई बड़े चीजें अभी इन्होंने कही। इन्होंने इनकी उपलब्धियां ये गिनती करा रहा है कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, लेकिन इन्हें नहीं पता कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी के अनुसार भारत 2007 में दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगर इन्हें यह भी नहीं पता कि 2004 से 2014 तक भारत में जीडीपी का ग्रोथ रेट का दर रहा 183% और 14 से 24 के बीच में केवल 83% रहा। तो मनमोहन सिंह के पीरियड में अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट कैसा था और इनके पीरियड में अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट कैसा रहा, वो भी आंकड़े नहीं पता। इन्होंने जनता को दिया है, जनता को इन्होंने दिया है महंगाई का जो गिफ्ट दिया है, इन्होंने बेरोजगारी का गिफ्ट प्रदान किया जनता को। जनता इसलिए जा रही है उत्तर देने के लिए। अब जो सवाल आपके थे कि क्या सेंटिमेंट के साथ विपक्ष सही ढंग से जो है कि उसका संचालन नहीं कर पा रहा, हमें लग रहा है विपक्ष अपने मूलभूत मुद्दों के ऊपर बिल्कुल कायम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुस्लिम आरक्षण के ऊपर गलत बयानी करते हुए रहा। लेकिन फिर अगर पूरी तरीके से आश्वस्त है राहुल लाल जी, तो फिर क्यों ऐसे बयानों की जरूरत पड़ती है? क्यों आपके नेता नहीं समझ पाते कि वो किस तरीके से लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं? बड़ा देखिए गंभीर सवाल पूछा, मैं खाली उसको त्वरित तौर पर उत्तर देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री एक तरह से कांग्रेस के ऊपर और विपक्षी दलों के ऊपर झूठे आरोप लगा देते हैं। खुद प्रधानमंत्री, जहां पे गुजरात की अगर मैं बात करूं, वहां पे जो मुस्लिमों को आरक्षण जो है कि पहले से प्राप्त है, क्या प्रधानमंत्री ने उसे समाप्त किया? उन्होंने कर्नाटक के आरक्षण को लेकर झूठ बोला। वहां पे एक तरह से 80 के दशक से मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के आधार पर कहाँ आरक्षण है? नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कर्नाटक के आरोप लगाए थे वो तो गलत है ना। बिहार में, पर राहुल लाल जी आप कह रहे हैं, मुझे लगता है आप ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत में मिल रहे आरक्षण की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ईडब्ल्यूएस कोटे के आरक्षण की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मुस्लिमों को जो आरक्षण पहले से किन किन राज्यों में प्राप्त है। सोचिए, मंडल आयोग की सिफारिशें जो ओबीसी को वर्ग में लागू हुई वो तो 1992 में लागू होती है। लेकिन तो फिर ठाकुर जब ऑलरेडी जब उस संवैधानिक दायरे में ऑलरेडी आरक्षण है, तो आज लालू यादव का ये बयान कि मुसलमानों को आरक्षण होना चाहिए, तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? ये सवाल बार बार दागे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, और ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आज तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान में अगर इस तरह की बयानबाजी की जाती है तो जाहिर तौर पर इसका इफेक्ट होगा।
चाहे आप आज उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें, बिहार की सीटों की बात करें, इन राज्यों के अंदर खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है क्या? और प्रधानमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के संदर्भ में उत्तर था वो कि मुस्लिमों को आरक्षण पहले से उपलब्ध है, वो खत्म नहीं होगा, कहीं कहीं वो संकेत देना चाह रहे थे। और देखिए आज एक संकेत जा चुका है, और वो संकेत क्या है? देखिए केंद्र सरकार की वैकेंसियां 30 लाख खाली है, जिसके बारे में कांग्रेस वादा करती कि उसको उन वैकेंसियों को भरेगी। राज्य सरकार में तमाम वैकेंसियां खाली है। इन्होंने सेना में भी जो है कि कहीं कहीं इन्होंने अग्निवीर की व्यवस्था लागू कर दी। जब ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में जो पूरा आरक्षण का प्रावधान था, वो आरक्षण के प्रावधान जमीन पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टी यही चीज कह रही है कि यह सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। यह सरकार को जल्दी से आपसे क्विक रिएक्शन चाहूंगी राहुल लाल जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन चाहूंगी आपका। 2019 के चुनाव में 2-3 मुद्दे थे जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे थे। पहला महंगाई बेरोजगारी जिसका जिक्र आप करते, तीसरा राम मंदिर जिसको लेकर लगातार नाराजगी चल रही थी। लेकिन इस बार की अगर बात करते हैं तो क्या मान रहे हैं वो कौन से 3 मुद्दे हैं जिनका असर इस वक्त आप देख रहे हैं? इस समय सबसे ज्यादा असर, अगर मैं मानता हूं सबसे ज्यादा असर इसमें बेरोजगारी के मामले का है, महंगाई के मामले का है, और इनके 10 साल जो केंद्र सरकार की असफलताओं के बीते हैं। इन्होंने जिस तरह से एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ की तमाम जो चीजें हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा छेड़छाड़ की है? उपराष्ट्रपति महोदय का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने बोला था कि संविधान का आधारभूत ढांचा को बदल दिया जाना चाहिए, जबकि 1973 में केशवानंद भारती केस में जो उसमें आधारभूत ढांचा का सिद्धांत रखा गया मैं था। एक इंटरव्यू देख रही थी, मुझे नहीं पता आपने वो देखा कि नहीं, बी आर अम्बेडकर साहब का वो इंटरव्यू था जिनको संविधान का निर्माता हम मानते हैं। उस वीडियो में, उनके उस इंटरव्यू में वो इस बात का खुद जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र को लागू करना एक बड़ा चैलेंज है। तो हालातों की भी तो बात है ना, मैंने इसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया। आज आप मानते हैं कि आज जो बातें आप कह रहे हैं वो उतनी ही तार्किक है? ना बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो बातें मैं कह रहा हूँ काफी ज्यादा तार्किक है। और इस समय कहीं कहीं देखिए तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लाल जी इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। और आलोक वत्स जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब इस बार का जो चुनाव है हम पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, अगर कुछ मुद्दे हैं तो वो महंगाई का मुद्दा है और संविधान का, जो लगातार कांग्रेस के बड़े से बड़े चेहरे यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आती है तो संविधान को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। इस पर आपका टेक, और बीजेपी के अकॉर्डिंग इस बार का चुनाव है उसकी थीम क्या? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हम इंटैक्ट हैं, चलिए मान लेते हैं इंटैक्ट है। राहुल जी भी अपना व्याख्या करते हैं या अपने मन से किसी को तिरछी अर्थी व्यवस्था बना देते हैं। अगर वो इंटैक्ट है तो सात मैनिफेस्टो क्यों दिए हैं देश को? सपा का आलोक वत्स जी, आपकी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, मुझे लगता है शायद कुछ कनेक्शन में इशू है। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन राहुल लाल जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, और देखिए जब आप कहते हैं हाँ आलोक जी, देश के लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप सत्ता में आए तो किसका मैनिफेस्टो लागू होगा इसमें से। उसके विरुद्ध एक मैनिफेस्टो, एक शपथ पत्र मोदी जी के गारंटी के साथ है। हमने काम करके दिया है, हमने काम के बल पर हम गए हैं लोगों के बीच में, जितनी बातें कही उसको गारंटी के साथ आम सड़क पर के आदमी को हमने। लेकिन असल काम से था तो आप लोग भी इनका जिहाद और ये सब दिखाने लगे हैं। पर आलोक वत्स जी, एक हकीकत तो ये भी है ना कि काम के साथ साथ आप लोगों ने जिहाद, वोट जिहाद और इस सब का जिक्र भी मन से ज्यादा करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह क्या है? ये जीत का मार्जिन बढ़ाने का प्रयास है, सीट बढ़ाने का प्रयास है, या फिर सीट कहीं फंस रही है उसको जीतने का प्रयास है? हो रही है जो चीजें यहाँ हो रही हैं, अनर्गल चीजें, उसको भी हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। तो उसके तहत जो चीजें हम राष्ट्र हित में नहीं थी, समाज हित में नहीं थी, उसको हमने बार बार इंगित किया है और कुछ नहीं। 2017 राहुल लाल जी, लेकिन एक सवाल बड़ा जेन्युइन है, जल्दी से बोलिए। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है आलोक जी। दंगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक भी दंगा, मैं कह रहा हूं, आई रिपीट, एक भी दंगा नहीं हुआ। दिल्ली में दंगे हो गए। अरे कौन सा झूठा आंकड़ा दे रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगे। राहुल लाल जी, पहले उनकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है, उनको कहने दीजिए ना। तो मतलब इससे बड़ा झूठ क्या होगा? दिल्ली के लोगों ने। पर आप जिन महिलाओं का जिक्र आप लोग कर रहे थे, ऐसे में ही राधिका खेड़ा इस तरह के आरोप लगाती हैं। राहुल लाल जी, एक बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ महिला सुरक्षा की आप लोग बात करते हैं, दूसरी तरफ आप
कांग्रेस के ही नेता पार्टी छोड़कर क्या कहते हुए जाते हैं, तो ये चीजें जाहिर तौर पर नहीं लगता आपको कि लोगों का विश्वास डगमगाने के लिए काफी लाइन है? लगी हुई है यहाँ से लोगों के छोड़ने की। अगर कोई महिला ये बोले कि भारत जोड़ो यात्रा में मेरे साथ ऐसा हुआ या इस तरह की चीजें हुई, तो क्या आप मानते हैं? जिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं का जिक्र वो करती है कि मुझे ऐसे ऐसे महिलाओं ने बताया कि उनके साथ में इस तरह का दुराचार हुआ, इस तरह का जिक्र वो करती हैं, और फिर उन्हीं की भारत जोड़ो यात्रा में से निकली हुई एक महिला अगर ये कहती है जो पूरा जिम्मा संभाल लेती, तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मानते क्या आप? इसको भारत इंटेंट जोड़ो नहीं यात्रा मानते कब क्या आप? संपन्न हुई? मैं कह रहा हूं अगर वो महिला सुरक्षा कितनी हितैषी है तो फिर तब तो उसी समय इस पूरे मामले को संज्ञान में लाना चाहिए। आज जब आप पार्टी छोड़ राहुल के जी, फिर तो वो राहुल गांधी वाली बात है कि जिन जा- महिलाओं ने राहुल गांधी से मुलाकात करके उनको अपना दर्द बताया था, फिर उन महिलाओं ने क्यों नहीं आवाज उठाई? ये तो फिर नहीं, मैं आपके तो- लिए भी वो सेम लॉजिक एप्लीकेबल हो जाएगा ना। मैं सेम लॉजिक नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए ना, ये देखिए एक व्यक्ति जब पार्टी छोड़ के जा रहा है और आप पार्टी के ऊपर 10 आरोप लगा दीजिए, अच्छी नहीं बात है। राहुल लाल जी, मैं आपकी तो कह रहा हूं, जानकारी आप के लिए आरोप बता मत दें कि लगाइए। राधिका खेड़ा कह रही हैं कि मैंने कई बार इसको लेकर के आवाज उठाने की कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, मैं वही तो कर रहा हूं। तो वो मामले में आज बता रही है, तो फिर तब तो उनको आज भी अगर वो उठा रही, मैं विरोध नहीं करता, अगर आज भी उठा रही है उनके आरोपों में दम है तो उनको फिर ये तो कानून भी अधिकार देता है सर, ये तो कानून भी अधिकार देता है कि आप 30 साल बिल्कुल, 40 मैं साल वही बाद, तो ये कह तो रहा अभी हूं। ये तो कुछ महीनों की बात है। कानून भी अधिकार देता है कि जब आपको लगता है कि आपको इस पूरे मामले में आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो कानून भी अधिकार देता है। तो ये आप और हम पर सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? नहीं, मैं ये तो कर रहा हूं कि उसको आप पूजा उसको जी, न्यायिक पूजा जी, न्यायिक पहली बार प्रणाली नहीं में हुआ घुमाना है। छोड़ दीजिए। आपके तो रेवन्ना का प्रचार कर प्रधानमंत्री एक एक करके सर, एक एक करके। प्रधानमंत्री को तमाम चीजें संज्ञान में थी कर्नाटक में कि रेवन्ना क्या कर रहा है वो। अब वहां पे दिसंबर से ही प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही थी, तो आप तो चुनाव मंच पर जाकर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए थे। महिला सुरक्षा पे कितने गंभीर है आप लोग दुनिया में देख लिया। महिला पहलवानों के साथ आप लोग कितने खड़े हैं वो भी दुनिया में देखा। आप लोग मणिपुर में जो घटी हुई, आज तक एन बीरेन सिंह अभी भी जो है कि मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं, तो उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता था। नहीं, तो पीएम ने तो महिला- कहा ना कि ऐसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और अगर वो वहां से गए हैं तो उन्हें तो छोड़ने की भी इजाजत कर्नाटक सरकार नहीं दी। अगर पहले से आपको पता था, आप लोगों को मालूम था कि इतना सेंसिटिव मसला है, एफआईआर दर्ज ना हुई तो ना हुई, लेकिन अगर क्राइम हुआ है तो उनको रोका जा सकता था बाहर जाने से। नहीं, जब तक देखिए एफआईआर जब दर्ज नहीं होगा, कोई पीड़ित सामने में नहीं आएंगे, तो अपने तरफ से राज्य सरकार अगर उन्हें रोक देती तो फिर कैसे रोकने का काम करता। मैं तो ये चीज कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव के बीच में गलबलियां कर रहे थे। कानून के पास, पुलिस के पास ये स्वतः संज्ञान वाला अधिकार होता है कि नहीं? तो वो स्वतः संज्ञान तब वही तो, जब वो चीजें सामने में आई तो उसके बाद देखिए। और जब सामने आई तो फिर कैसे निकल गए रातों रात रेवन्ना वहां से बाहर? सरकार कांग्रेस की, वहां तो दिल्ली की तरह ऐसा भी नहीं है कि पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, वहां तो पुलिस भी उनकी अपनी है ना। मेरी जानकारी को दुरुस्त कीजिएगा अगर गलत हो तो। नहीं, कर्नाटक में बिल्कुल पुलिस भी उनकी अपनी, सरकार भी अपनी उनकी, प्रशासन भी उनका अपना, और अपराधी भी अपने ही राज्य का। तो फिर अपराधी कानो कान पता नहीं चला और कैसे निकल गया? मैं वही चीज तो पूछ रहा हूं कि चलिए अपराधी भाग गया, लेकिन उस अपराधी का चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब प्रधानमंत्री की नींद अब टूटी है उनकी कि हमने भूलवश चुनाव प्रचार कैसे कर दिया। 26 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुआ, 27 जवाब दीजिए आलोक वत्स इस पर। जब तक कोई आदमी का अपराध बाहर नहीं आता है, जब तक किसी के चेहरे पर क्या पता लगता है कि वो कैसा अपराधी है? अरे भाई, आपके वहां बीजेपी के लोग भी पत्र लिख रहे थे। आप बीच में मत बोलिए। तो चलिए कैसरगंज का जवाब दीजिए आलोक वत्स जी, कैसरगंज का जवाब दीजिए। अगर वो भूलवश चले गए वहां तो उनका कैसरगंज का जवाब दीजिए। ब्रजभूषण ना सही तो उनके बेटे सही, ब्रजभूषण पर आरोप लगे तो उस पूरे मामले के बाद उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। मंत्री ने कोई इस तरीके, प्रधानमंत्री पहला व्यक्ति है। अरे राहुल जी, आप ही के राज में महिला बिल पास नहीं हुआ, फाड़ के फेंक दिया सबने, और यही प्रधानमंत्री है महिला बिल को पास किया, नारी महिला बिल को पास करवा के महिलाओं को और रही बात आपके महिला हूँ मैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपकी तीनों लड़कियां राहुल लाल जी, तरीका सही नहीं है, किसी की बात नहीं जा पाएगी, एक एक करके कहने दीजिए। आपके प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तीनों पोस्टर गर्ल भेदभाव का बात करते हुए बीजेपी में ज्वाइन कर गई पिछले बार। आप क्या बोलेंगे? आप क्या महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं?
ये नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हो सकता है कि हम महिलाओं लौट रही हूँ, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त राधिका खेड़ा जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले शेखर सुमन ने भी सदस्यता ग्रहण कर ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हुए पटका पहना करके और ये गुलदस्ता भेंट करते हुए, और ये तस्वीरें भी बहुत अहम है क्योंकि जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार एक एक करके जो बड़े चेहरे हैं वो नेता, और जिस तरीके से वो पहले पक्ष रखा करते थे, किस तरीके से उनकी राहें अलग हो रही है। शेखर सुमन भी आपको नजर आएंगे, विनोद तावड़े, और लगातार जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए, संजय मयूख भी आपको ठीक बगल में नजर आएंगे। तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है और राजनीतिक संकेतों को समेटे हुए है। राहुल लाल जी, इस पर आपकी एक टिप्पणी, और जो नारा प्रियंका गांधी ने दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, राधिका खेड़ा कहती हैं उसी नारे को आगे बढ़ा करके कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ती रहूंगी, और आज बीजेपी में शामिल हो गई। मैंने देखिए पहले भी कहा कि जब कोई व्यक्ति दूसरे पार्टी में जा रहा होता है कई आरोप लगाते हैं। आपने सुना होगा हेमंता बिश्व शर्मा ने तो तमाम ये चीजें आरोप लगा दी कि कुत्ते को खिलाने वाले बिस्किट राहुल गांधी ने उन्हें खिला दिया था। और देखिए ऐसे आरोपों का क्या जवाब दिया जा सकता है। लेकिन राहुल लाल जी ये भी तो चीज समझिए ना कि अगर एक ही तरीके से तमाम नेता अगर आपको छोड़ करके जा रहे हैं और सब एक सुर में कह रहे हैं महिलाओं को लेकर के, इसके अलावा देखिए सनातन का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, राधिका खेड़ा ने ये भी कहा कि मैं राम मंदिर गई तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि लगातार ऐसी बातों को करने से मेरे पे सवाल उठता था। कई सारे ऐसे नेता छोड़ करके जा रहे हैं, तो लोगों के बीच कैसा मैसेज जा रहा है? मैं तो देखिए एक चीज कहूंगा, सुप्रिया श्रीनाथ राम मंदिर जा चुकी हैं, बीजेपी के विक्रमादित्य जो कि मंडी से चुनाव लड़ जा चुके हैं, तो राम मंदिर जाने के लिए बीजेपी में जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी राम मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का तो निमंत्रण ठुकरा दिया था ना उस वक्त, तो नहीं गए, वो तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो पार्टी का निमंत्रण नहीं था, खड़गे जी को और सोनिया जी को निमंत्रण था। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनके बिरादरी के लोगों को, उन्होंने क्लियर बोला, उन्होंने कल और परसों ही बयान दिया खड़गे जी ने कि देश भर के अलग अलग मंदिरों में जो है कि दलित समुदाय के लोगों को मंदिर में एंट्री प्राप्त नहीं है। वैसे स्थिति में खड़गे जी कैसे जा सकते हैं वहां पे, जब तक उन्होंने सीधे प्रण लिया है कि देश भर के दिवालियों के जब तक दरवाजे दलित समुदाय के लिए नहीं खुलेंगे और राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस मामले के ऊपर सबों को दलगत आधार से ऊपर उठकर उनके बातों के समर्थन करना चाहिए। और अभी भी समाज में अगर दलितों के लिए ये स्थितियां बनी है कि मंदिर के दरवाजे उनके लिए नहीं खुल रहे हैं, तो फिर 21वीं शताब्दी में बड़ी एक शर्मनाक स्थिति है ये। तो ये एक जो जाति की दीवार है हमारे समाज में, छुआछूत की दीवार है, उसे तब तोड़ने की बिल्कुल सख्त जरूरत है। और कांग्रेस ने और मल्लिकार्जुन खड़गे इस लड़ाई को काफी आगे ले जा रहा है। वो एक दीवार और भी तोड़ने की जरूरत है, और वो है एक तरफ महिलाओं को लेकर बिल लाना, आलोक वत्स जी, दूसरी तरफ महिलाओं को इस बार कितना टिकट मिला? आपकी पार्टी ने, इनकी पार्टी ने, बाकी की विपक्षी पार्टियों ने कितना टिकट दिया? देखिए वो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा कि महिलाओं को 33% टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन खैर एकाएक ये सारी चीजें, महिला आरक्षण बिल वगैरह आया, तो विनेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है चुनाव में किसी को टिकट देने का, उसमें पीछे रह गए। हम लोग भी पीछे रह गए, लेकिन अगले चुनाव से आपको ये सब शिकायत नहीं मिलेगा। हम निश्चित तौर पर 33% महिलाओं को रिजर्वेशन टिकट देकर ही रहेंगे। एक चीज और भी है सर, इस चुनाव में 13% कैंडिडेट्स, आपके भी 14, इनके भी 14 क्रिमिनल सीरियस क्राइम जिनके ऊपर दर्ज है, उनको टिकट दे रहे हैं। मतलब विनेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि जिनके ऊपर गंभीर धारा में मामले दर्ज हैं, उनको भी आप दोनों ही पार्टी टिकट दे रहे हैं। देखिए पूजा जी, एक चीज मैं बता दूं कि ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हर पार्टी को करना पड़ रहा है विनेबिलिटी के आगे। हाँ, लेकिन जब तक किसी पे अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, मात्र एलिगेशंस के ऊपर आप किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। इस तरीके की भी कवायद होती है। लेकिन जरा ये तो बताइए, बिहार में मोकामा से अनंत सिंह जिनकी रिहाई हुई है, वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार जो 5 लाख पार का वो नारा देते हैं, उन पर तो अनंत सिंह का कद क्या है वो तो सबको मालूम है। बिल्कुल मालूम है। आज अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद पहले वो जिसके खिलाफ लड़े थे, आज तो ये सब तो राजनीति में चलता रहता है। कभी आदमी इधर आता है, कभी उधर आता है, पाला बदलता रहता है।
उन्होंने भी पाला बदल दिया, पता नहीं क्या हुआ उनको कि ललन सिंह के प्रचार में जुट गए। वो तो मैंने भी देखा है, और उसी ललन सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। तो ये सब राजनीति, देखिए राजनीति में अगर संस्कार, शुचिता, तो फिर पार्टी विद द डिफरेंस इस नारे का क्या हुआ? फिर पार्टी विद द डिफरेंस इस नारे का क्या हुआ आलोक जी? अगर सब एक ही जैसे हैं तो फिर पार्टी विद डिफरेंस क्या? बोले कि हाँ हम भी ऐसे ही हैं, सब ऐसे हैं। मैंने एक चीज कहा ना, ये कलयुग है, इसमें संस्कार, शुचिता, ये सब चीजें अगर आप ढूंढने जाएंगे उस लेवल का तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो चल रहा है उसी में चीजों को चलने दीजिए, उसी में। नहीं, पर प्रिया ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा, फिर बदलाव की बात क्यों हो रही है? फिर बदलाव की बात क्यों हो रही है और आप में फर्क है, इस बात की बात क्यों हो रही है? अगर आप ये बात कन्फेस कर रहे हैं कि यह कलयुग है और यहाँ पर बुराइयां आमादा हैं और अगर बुराइयों को ढूंढने निकलेंगे तो तकलीफ होगी, तो फिर इस लोकतंत्र का, जनता के हकों का दावा, इन पर बातें करना, फिर ये हवाई बातें हुई। इसका मतलब ये निकाला जाए, अगर आपकी बात को यहाँ पर पूछा जाए तो उसका मतलब तो ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि ये सब बातें हवाई है, चुनाव में सुनने में अच्छी लगती हैं, बाकी हकीकत तो सबको पता ही है। फिर क्या फायदा हुआ? देखिए हम औरों से बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हम सरकार का और राज्य का पैसा नहीं खाते हैं, हम किसी कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ विनय विनय मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे एक दूसरे चैनल पे जाना है, इसलिए अब मुझे आप माफ कर दें। ठीक है आलोक जी। पर राहुल जी, एक फैक्ट ये है कि जब वोट परसेंटेज कम रहा, पिछले कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर मैं ये बात कर रही हूँ, जब बढ़ती है वोट परसेंटेज तो माना जाता है कि ये एक आकलन है कि वो बीजेपी के फेवर में होता है। लेकिन इस बार अगर ये वोट परसेंटेज कम हो रहा है तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपका वोटर बाहर नहीं निकल रहा, तो ये वोट परसेंटेज कम होने की वजह क्या है? वोट प्रतिशत कम होने की वजह है जो भारतीय जनता पार्टी के जो कई कट्टर कंप्लीट कीजिएगा एक मिनट, क्योंकि इसी से जुड़ा सवाल भी पूछने की और जानकारी भी सामने आ गई है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर के 3 बजे तक 50.71% वोटिंग हुई है। यूपी में दोपहर 3 बजे तक 46.78% मतदान। असम में दोपहर के 3 बजे तक, जिसका जिक्र पूजा कर रही थी कि सबसे अधिक कई राज्यों की तुलना में 63.08% वोटिंग हुई है। बिहार की बात करें तो अभी तक जो आंकड़े हैं उस हिसाब से सबसे कम 46.69% बिहार में वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में दोपहर के 3 बजे तक 58.19% वोटिंग, क्योंकि यूटी में भी वोटिंग हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दादरा नगर हवेली में दोपहर के 3 बजे तक 52.43% वोटिंग की जानकारी। गोवा में दोपहर के 3 बजे तक 61.39% वोटिंग हुई। गुजरात का जो आंकड़ा है वो 47.03% का है। कर्नाटक में दोपहर के 3 बजे तक 54.2%। मध्य प्रदेश में दोपहर के 3 बजे तक 54.09% वोटिंग हुई है। और मध्य प्रदेश को लेकर के हमने देखा था पूजा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर के काफी सख्त नजर आ रहे थे और ये भी तो कह दिया गया था कि जिन मंत्रियों के अगर उनके इलाके में वोटिंग कम होती है तो वो समझ जाए वहां पर खतरे की घंटी है। बिल्कुल, जवाब दीजिएगा राहुल जी इस बात का। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो वोटिंग कम है उसके 2 कारण हैं। एक तो कारण यह है कि बीजेपी ने पहले ही 400 पार का नारा दे दिया, तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उनमें बहुतों को लगता है कि जब बीजेपी जीत ही रही है तो वो क्यों जाए वोट देने के लिए। तो एक तो वो लोग हैं जो काफी ज्यादा एक्टिव थे, वो निष्क्रिय हुए, नंबर 1। नंबर 2 कारण है वोटिंग कम होने का कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की एक लहर की स्थिति थी। 2019 में पुलवामा से संबंधित जो मामला था, राष्ट्रवाद का भी एक मामला था। इस चुनाव में उस प्रकार की कोई एक लहर भी नहीं है। तो जो वो लहर भी जो मोदी प्रशंसकों को, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रशंसक थे उन्हें सीधे बूथ तक जो ले जा रही थी, वो प्रवृत्ति भी नहीं है। और एक तीसरा कारण कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन वो विकल्प के तौर पे अभी उन्होंने किसी दूसरे पार्टी को स्वीकार नहीं किया तो घर में ही रह गए। तो ये कारण मैं देख पा रहा हूं कि वोटिंग प्रतिशत जो है कि मुझे कम नजर आ रही है। इसमें जो वेव की स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। 14 और 19 का चुनाव एक अलग सी स्थिति थी। हम लोग बूथों पर जाते थे, लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही दिखनी शुरू हो जाती थी। देखिए, गर्मी उस समय भी थी। पूजा जी याद कीजिए, अगर हम लोग तो गर्मी का समय पहले भी रहा है, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी रहा है, 19 में भी रहा है। एक आंकड़े जो पिछले चरण में हमने देखा कि जब 14 लोकसभा सीटों के लिए कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे तो वहां तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो 14 और 19 वाला ही वोटिंग प्रतिशत कर्नाटक में था। एक ट्रेंड पिछले चरण में 26 अप्रैल वाले चरण में दिख रहा था
कि थोड़ा कर्नाटक का वोटिंग लेकिन राहुल लाल जी, फिर एक सवाल ये भी होता है कि क्या इस बार कुछ वैसी पिच तैयार करने में विपक्ष कहीं विफल रहा है क्या? 2014 की आपने बात की, महंगाई एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखा गया था, घोटालों की बात भी कही गई थी और इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर भुनाया भी गया था। उसके बाद 2019 में राष्ट्रवाद का पुट था। इस बार कोई ऐसी थीम समझ में नहीं आ रही। हमने देखा पहले चरण पर, दूसरे चरण पर, हर चरण के तहत जो वोटर्स के जो मुद्दे हैं वो भटकते जा रहे हैं, चुनावी जो मुद्दे हैं वो बदलते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए, जो प्रधानमंत्री मुद्दों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर है वो अपने मुद्दों के साथ खड़ा है और अलग अलग जगह पे क्षेत्रीय आधार पे, क्योंकि देखिए अब पहले प्रधानमंत्री जी के नाम पे कोई भी सांसद इलेक्शन जीत जा रहा था, लेकिन आज के समय में यह है कि अगर कोई सांसद है, सिटिंग सांसद है, वो 5 साल से है, 10 साल से है, तो लोग अब उसके कामों का मूल्यांकन भी कर रहे हैं। उसे वह छूट प्राप्त नहीं हो रही है जो पिछले चुनाव में उसे छूट प्राप्त हो जा रही थी। तो ये कई परिस्थितियां, और मैं याद करूंगा 2 चुनाव परिणामों को। एक चुनाव का परिणाम अगर हम लोग याद करें 1977, जब जिस समय की इंदिरा गांधी को बड़ी हार का सामना उस समय करना पड़ा था और उस समय भी वोटिंग प्रतिशत कम था। दूसरा देखिए 1984 में जब राजीव गांधी बनते हैं, 400 से ज्यादा सीट लाते हैं, लेकिन राहुल जी आपके पास वापस लौट रहे हैं। जरा एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जारी है। अब तक क्या वोट परसेंटेज रहा? 50% वोटिंग हुई है अब तक इन टोटल। यूपी की बात करते हैं, दोपहर के 3 बजे तक यूपी में 46.78% वोटिंग हुई है। बिहार की बात करें 46.69% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में यही वोट परसेंटेज अभी तक 58.19% का रहा है। दादर नागर हवेली और दमन दीव की बात करें तो वहां पर 52.43%। गुजरात में 47% अभी तक वोटिंग हुई है 3 बजे तक। गोवा की बात करते हैं, गोवा में अच्छा खासा रहा है अभी तक वोट परसेंटेज, 61 क्रॉस कर गया। वहीं कर्नाटक की बात करते हैं, कंपैरेटिवली कर्नाटक में भी कम है, 54.20% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में तो और भी कम है, महाराष्ट्र के अंदर 42% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में अभी 3 बजे तक 54.09। यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी वो उत्साह नजर नहीं आ रहा और लगभग 47% वोटिंग ही अभी तक हुई है। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल और असम की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल और असम के अंदर अच्छा खासा वोट परसेंटेज है। और अगर इस लिहाज से ही वोट परसेंटेज रहा तो अगले ये मानकर चलिए, क्योंकि 3 बजे तक का है और 6 बजे तक वोटिंग होगी, तो इस लिहाज से हो सकता है कि यहाँ पर 70 क्रॉस कर जाए। क्योंकि अभी तक की बात करते हैं तो देखिए 66, 67, 68 यही वोट परसेंटेज रहा है दोनों चरणों के अंदर। तो माना यह जा रहा है कि इस बार भी दोनों चरणों के मुकाबले अभी तक का देखिए जो अनुमान है, अगर 3 घंटों के अंदर लोगों की और भारी भीड़ पहुंची, क्योंकि देखिए गर्मी का सीजन है और गर्मी एक बड़ा रीजन इस वक्त नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की जो चीफ है उनसे बातचीत हुई थी तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि साहब देखिए इस बार क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, हम अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। इस बार और एक्स्ट्रा एफर्ट है, ORS, पानी, छांव और इस तरीके से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों की भारी तादाद हो पोलिंग बूथ पर, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इस तीसरे चरण में भी लोग बढ़ चढ़कर उतना नजर नहीं आ रहे हैं पार्टिसिपेट करते हुए। कई राज्यों के अंदर तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। महाराष्ट्र की देखिए बात करें तो वहां पर काफी कम है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं वहां पर कम है। आप यहाँ दादर और नागर हवेली और दमन दीव की बात करते हैं तो वहां पर भी उतना ज्यादा नहीं है। गुजरात में भी बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज नहीं है, 47% है राहुल लाल जी। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट हैं, चाहे गोवा की बात करें, चाहे आप असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस है लोगों का। एक चीज जो कि तीनों फेज में देखने को मिल रहा है कि बिहार में लोग बहुत कम अपने घरों से निकल रहे हैं। राहुल लाल जी, इस पर आपका एक रिएक्शन। और दूसरा सवाल फिर ये भी हो जाता है, देखिए पश्चिम बंगाल में तो आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर देखिए वहां का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 63% और इससे ज्यादा। लेकिन ये क्या बताता है, क्योंकि चुनावी दौर में तो अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर खूब हमला बोला। देखिए पश्चिम बंगाल का अगर हम लोग पहले भी देखें, अगर तो प्रथम चरण के से ही देखें या फिर पुराने भी तमाम, देखिए पश्चिम बंगाल में भले वो हिंसा के लिए बदनाम है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के वोटर्स काफी ज्यादा निकलते हैं। असम के वोटर्स में एक तरह से पूर्वोत्तर के जो तमाम राज्य हैं वहां पे भी अगर हम लोग देखें तो वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा रहती है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश, ये विशेषकर जो बिहार की स्थिति आपने कही, ये चिंताजनक स्थिति है। लोकतंत्र के इस महाउत्सव में लोगों को काफी सक्रिय होकर भाग लेना चाहिए। हमें लग रहा है कि बिहार में वोटिंग प्रतिशत के कम होने का एक बड़ा कारण पलायन का मामला है कि बिहार में काफी संख्या में लोग जो है कि वहां पे मौजूद ही नहीं है। तो ये एक इंतजाम या सरकार के द्वारा ये चीजें होनी चाहिए थी कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको कैसे अभिप्रेरित किया जाए कि वो वोट के समय में वहां पे जाए और वोट करें।